आइए जानते हैं इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जिसका ज्ञान हमें जरूरी है। हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान पहली बार कब हुआ था? इसका उत्तर है इसका ज्ञान 1921 में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य साधन क्या है? हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य साधन खुदाई से प्राप्त अवशेष है। मतलब वहाँ पर जो भी प्राप्त हुए खुदाई से वे अवशेष हड़प्पा सभ्यता की जानकारी देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किन्हीं 4 बड़े शहरों के नाम बताएं। तो ये शहर थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, कालीबंगा। प्रश्न नंबर अगला है, आधुनिक हरियाणा में सिंधु सभ्यता के 2 केंद्रों के नाम बताना है। हरियाणा जो कि भारत में है, आधुनिक हरियाणा में सिंधु सभ्यता के 2 केंद्र बनावली और राखीगढ़ी है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लिए कुबड़ बैल की पूजा करते थे, एक सिंग वाले बैल जिसे कहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के समय 2 आभूषणों के नाम बताना है। तो इस समय के 2 आभूषण प्रमुख रूप से अंगूठी और हार थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन वृक्षों की पूजा करते थे? तो इन वृक्षों में शामिल है नीम और पीपल। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे की धातु से परिचित नहीं थे वे। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई है? जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें जो कांस्य से बनी थी, कांस्य से, वो नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? गेहूं और चावल था। आजकल मोहनजोदड़ो व हड़प्पा किस देश में है? पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी के लोग सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? सोना कर्नाटक से प्राप्त करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता जो जिनका व्यापार अलग अलग देशों से था, ये मेसोपोटामिया के समकालीन सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो की खोज किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? तो R.D. बैनर्जी द्वारा, यानी कि राखालदास बैनर्जी द्वारा, 1922। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता की 2 सार्वजनिक इमारतों के नाम बताना है। तो यहाँ पर एक धान्यागार और स्नानागार यहाँ पर प्रमुख थे। ये जो प्रसिद्ध इमारतें हैं इसमें जो स्नानागार था, विशाल स्नानागार था जहाँ पर स्नान के लिए अलग अलग बनाए गए थे। हड़प्पा संस्कृति के 2 देवताओं के नाम बताना है। तो यहाँ पर पशुपति शिव थे और मातृ देवी थी, और प्रकृति की भी ये पूजा करते थे। स्नानागार का भवन बाहर से कितने फुट चौड़ा है? 108 फुट चौड़ा है। मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ इसका है मृतकों का टीला, यानी मोया दा दड़ा। ये है। किस स्थान से खुदाई में एक गोदी के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं? लोथल से गोदी के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। गुजरात में हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? लोथल, रंगपुर, सुरकोतदा, धोलावीरा आदि गुजरात में प्रमुख स्थल है। अगला देखते हैं, हड़प्पा लोग किन पशुओं को पालते थे? जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो किन पशुओं को पालते थे? तो इसमें है बैल, गाय, भैंस, बकरी, सुअर आदि, ऊंट, कुत्ता। इन पशुओं को वे पालते थे। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी मूर्तियाँ बहुतायत में मिली, मतलब कि कैसी मूर्तियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा मिली है वहाँ पर? तो हड़प्पा सभ्यता में मृण्मयी मूर्तियाँ बहुत मिली है। हड़प्पाई लोग उपमहाद्वीप से किस स्थान से तांबा प्राप्त करते थे? तो खेतड़ी जो कि राजस्थान में है, वहाँ से तांबा प्राप्त करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग सिंचाई के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? तो कुओं का, नहरों का, जलाशयों का प्रयोग ये करते थे सिंचाई के लिए। वैदुर्य मणि किस स्थान से अधिक मात्रा में प्राप्त हुई है? तो ये मिली है सोर्तुगई, अफगानिस्तान में अधिक मात्रा में पाई जाती है। हड़प्पाई नगरों में मेसोपोटामिया को क्या निर्यात किया जाता था? जब हड़प्पाई नगर थे उस समय एक हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो यहाँ पर मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी उसके समकालीन वहाँ पर क्या एक्सपोर्ट किया जाता था? तो तांबा, दाती हाथ, वैदुर्य मणि इत्यादि निर्यात किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में मुख्य कृषि फसलें क्या थी? तो गेहूं थी, जौ, चावल, मटर, कपास आदि प्रमुख मुख्य कृषि फसलें थी यहाँ पर। एक क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है? हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा नामक स्थल पश्चिम पंजाब के मोंटूगमरी जिले में रावी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा चित्र और मूर्तियाँ किसकी मिली है? तो यहाँ पर मिली है कुबड़दार बैल की। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित था। हड़प्पा लिपि में कुल कितने चित्राक्षर थे? एक तो हमें यहाँ पर स्पष्ट करना चाहिए कि ये हड़प्पा सभ्यता में जो अक्षर, एक नगरीय सभ्यता थी, यहाँ के लोग सुशिक्षित थे, अच्छे खासे पढ़े लिखे थे और ये लिपि का भी उपयोग करते थे लिखने के लिए किसी भी चीज़ में। लेकिन जो लिपि थी वो चित्राक्षर थी, मतलब चित्रों के माध्यम से लिखी जाती थी, इसलिए पढ़ी नहीं जा सकती है। यहाँ पर जो अक्षर प्राप्त हुए वो 250 से 400 तक अक्षर इसमें प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम सिक्कों का चलन कब आरंभ हुआ? सर्वप्रथम सिक्कों का चलन 5वीं सदी ईसा पूर्व के आरंभ हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं सभ्यता से। जनपद शब्द का क्या अर्थ होता है? जनपद शब्द का अर्थ होता है जहाँ लोगों ने अपना पाँव रखा, अर्थात जहाँ बस गए। जनपद जैसे कि हमें महाभारत में
16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। तो जनपद का अर्थ जहाँ पर इंसानों ने अपना पैर रख दिया वो जनपद कहलाए। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेख शास्त्र कहते हैं। जातक क्या है? जातक महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं, मतलब कि उनके जब पिछला जन्म है उससे संबंधित कथाएं हैं, जातक कथाएं जिसे कहते हैं। पेरिप्लस का अर्थ क्या होता है? ये होती है एक समुद्री यात्रा। प्रतिवेदक कौन थे? ये अशोक के काल के रिपोर्टर थे। रिपोर्टर मतलब जानकारी देने वाले। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब हुआ? इसका गठन 1784 में हुआ। देवनानंपिय किस राजा की उपाधि थी? तो ये अशोक की, सम्राट अशोक की उपाधि थी देवनानंपिय। ओलिगार्की या समूह शासन किसे कहते हैं? ओलिगार्की या समूह शासन उसे कहते हैं जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में हो। आइए देखते हैं राजगाह का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसका अर्थ है राजाओं का घर। स्वर्णगिरी या सोने का पहाड़ कहाँ थी? स्वर्णगिरी कर्नाटक में थी। कहाँ थी? कर्नाटक, यानी कि दक्षिण भारत में। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 महाजनपद थे हमारे यहाँ। भारत में सबसे अधिक अभिलेख किस शासक के हैं? तो अशोक के हैं। अभिलेख जो एक तरीके का अपने विचारों को लिखा जाने वाला एक ऐसा माध्यम था जो शासक लिखवाया करते थे अपने विचार, या फिर उसमें प्रशंसा होती थी उनकी, या जानकारी होती थी किसी चीज़ की, जो पत्थरों, ताम्रपत्र या फिर शिलालेखों या फिर खंभों में लिखवाया जाता था, स्तंभों में। 6ठी से 4ठी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद सबसे अधिक शक्तिशाली बन गया था? तो इसमें बना था मगध साम्राज्य जिसे कहते हैं। अपनी सोने की खानों के कारण कौन सा स्थान उपयोगी था? तो स्वर्णगिरी उपयोगी था। और स्वर्णगिरी कहाँ था? कर्नाटक में। कर्नाटक कहाँ है? दक्षिण भारत में। अशोक ने धम्म प्रचार के कौन से विशेष अधिकारी नियुक्त किए थे? अब धम्म क्या था? ये एक अशोक, जब सम्राट अशोक का कलिंग का युद्ध होता है तो उसके बाद जब मार काट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसके बाद अशोक जी का हृदय परिवर्तन होता है। उसके बाद वे निर्णय लेते हैं कि किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं की जाएगी और शांति का प्रचार किया जाएगा, और फिर वे बौद्ध धर्म का पालन करने के लिए निकल पड़ते हैं और अपने विचारों के माध्यम से विकास और सबकी शांति के लिए और एकजुटता के लिए अपने विचारों को प्रचार करते हैं। इसके लिए वे अधिकारी भी नियुक्त करते हैं, जिन अधिकारियों में धम्म महामात्र नामक विशेष अधिकारी नियुक्त किए गए थे। संघमित्रा और एक और थी उनको भेजा गया था उन्होंने बाहर। बहुत सारे धर्म का प्रचार करने के लिए लोगों को नियुक्त करे थे उन्होंने। भारत के सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ का नाम बताइए। ये विधि ग्रंथ है मनुस्मृति। विधि का अर्थ होता है कानून। जो ये मनुस्मृति है इसमें कानून का समावेश है। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं। लिच्छवी दोहित्र कौन था? एक क्वेश्चन है, ये समुद्रगुप्त था। लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त था। गुप्तकालीन धातुकला का उत्कृष्ट नमूना कौन सा है? गुप्त काल के समय जो धातुकला थी उसका उत्कृष्ट नमूना महरौली का स्तंभ है। गुप्त काल का महान खगोलज्ञ या गणितज्ञ कौन था? तो आर्यभट्ट था। बिंबिसार तथा अजातशत्रु किस महान जनपद के 2 प्रसिद्ध शासक थे? तो ये मगध जनपद के प्रसिद्ध शासक थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजगृह किस महाजनपद की राजधानी बना? तो ये भी मगध महाजनपद की राजधानी बना राजगृह। मगध के किस शासक ने अवंती महाजनपद को अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया, यानी कि मिला लिया? तो इस शासक का नाम है शिशुनाग। घनानंद किस वंश का अंतिम शासक था? तो ये नंद वंश का अंतिम शासक था। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो विराटनगर थी। उज्जैन किस जनपद की राजधानी थी? अवंती। श्रावस्ती किस जनपद की राजधानी थी? कौशल जनपद की राजधानी थी। वह कौशल राजा जिसने काशी को जीता था उसका नाम क्या था? महाकौशल ने काशी को जीता था, नाम उसका कौशल, महाकौशल। इंद्रप्रस्थ किस जनपद की राजधानी थी? इंद्रप्रस्थ कुरु जनपद की राजधानी थी। इंद्रप्रस्थ जिसका वर्तमान नाम दिल्ली है, दिल्ली का ही पुराना या पौराणिक नाम इंद्रप्रस्थ है। वज्जी जनपद की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर नामक यूनानी शासक को हराया था। अशोक के समय के 2 प्रसिद्ध स्तूप कौन कौन से थे? तो सांची का और भरहुत का। इंडिका का लेखक कौन था? तो इसका लेखक मेगास्थनीज था। इंडिका एक पुस्तक है। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। कौटिल्य जिसे चाणक्य भी कहते हैं, उन्होंने राजनीति से संबंधित कौन सी पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र लिखी थी।
अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ये राजनीति से संबंधित थी, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वहाँ पर पूरी जो व्यवस्था थी उनकी। अशोक ने किस नई नैतिक विचारधारा का प्रचार किया, तो उसने एक नैतिक विचारधारा यानी कि अच्छी अच्छी चीज़ों की जानकारी उसमें रखी, जिसको धम्म कहा गया, अशोक का धम्म। अशोक के अभिलेख कौन सी 2 लिपियों में मिले हैं, तो ये थी लिपियाँ ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। हरिसेन कौन था? हरिसेन गुप्त शासक समुद्रगुप्त के दरबार में सेनापति और साथ ही लेखक और कवि था। वह प्रयाग प्रशस्ति का लेखक है। हरिसेन उसने अपने शासक समुद्रगुप्त को परमात्मा तुल्य कहते हुए बखान किया है। चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स किस लेखक ने कहा है, तो इस लेखक का नाम है प्लूटार्क। कारखानों तथा खानों के मंत्री को क्या कहा जाता है? कर्मांतकिक कहा जाता है। मौर्य शासन में कृषि विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? मौर्य शासन काल में कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीताध्यक्ष कहा जाता था। अर्थशास्त्र की रचना किस भाषा में हुई? अर्थशास्त्र की रचना संस्कृत भाषा में हुई। मौर्य शासनकाल में राजकीय कोष का प्रमुख कौन होता था? मौर्य शासनकाल में राजकीय कोष का प्रमुख संधिदाता होता था। मीनांडर किस बौद्ध भिक्षु के साथ वाद विवाद हुआ? मीनांडर का नागसेन के साथ हुआ। पहली बार सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो हिंद और यूनानी शासकों ने जारी किए थे। विक्रम संवत कब से शुरू होता है? 58 ईसा पूर्व से। शकों का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो रुद्रदामा था, यानी कि जिसे रुद्रदमन कहते हैं, शक शासक थे। फिर कुषाण में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क था। कनिष्क की राजधानी का नाम क्या था? पुरुषपुर था, यानी पेशावर। कनिष्क द्वारा बसाए गए नगर का नाम क्या था? कनिष्कपुर था। तमिल संगम से क्या अभिप्राय है, जिसका अर्थ होता है कवियों की सभा या सम्मेलन, तमिल संगम।